स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द यमन के पर्सपेक्टिव से है। यमन के वहाँ पे यूएस का जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा एक स्ट्राइक है उसको कैरी किया गया, जिसके अंदर कुछ लोगों का जो डेथ है वो हुआ है। स्टूडेंट्स यमन के वहाँ पे होती नाम का जो रेबल ग्रुप है उनका डोमिनेशन है, और उनके द्वारा रेड सी का जो एरिया है वहाँ से पास होने वाला जो शिपमेंट्स हैं, जो गुड्स हैं, उनको अटैक है वो किया जाता है। तो उसी के अगेंस्ट के रिगार्डिंग में यूएस के द्वारा ये जो स्ट्राइक है वो किया गया है। अब आप देखिए कि एग्जाम के पर्पज़ से आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए। एग्जाम के पर्पज़ से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल यमन का जो लोकेशन है उसके रिगार्डिंग में। स्टूडेंट जनवरी के समय भी यमन है वो न्यूज़ के अंदर में था इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप देखिए कि यमन के वहाँ पे एक इंडियन ओरिजिन का एक वुमेन है जिनको कि डेथ सेंटेंस है वो दिया गया था। ब्लड मनी का जो टॉपिक है उसको भी हमने रीड किया था जनवरी के समय में। तो आपको यमन का लोकेशन ज़रूर से पता होना चाहिए। हो सकता है एग्जाम के अंदर में इसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिया जाए। स्टूडेंट जब भी हम अरेबियन पेनिनसुला को ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखिए कि अरेबियन पेनिनसुला का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे यमन नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। इसका ईस्टर्न पार्ट है अरेबियन पेनिनसुला का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ओमान है। फिर आप देखिए कि यूनाइटेड अरब अमीरात है, कतर है, बहरीन है, ये कंट्रीज अपना एरिया है वो शेयर करते हैं अरेबियन पेनिनसुला के साथ में। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में सऊदी अरेबिया है, नॉर्दर्न पार्ट में सऊदी अरेबिया है। तो यमन के साथ में कौन कौन से कंट्रीज हैं जो अपना टेरिटोरियल एरिया है उसको शेयर करते हैं? एक तो स्टूडेंट्स ओमान है और सऊदी अरेबिया है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में। अब आप देखिए कि इसका जो मैरी टाइम एरिया है वो शेयर होता है रेड सी का जो एरिया है उसके अंदर में, रेड सी के अंदर में, और इसके अलावा जो गल्फ ऑफ आदेन है उसके अंदर भी अपना जो एरिया है वो शेयर किया जाता है। तो एक आपको बेसिक ज्योग्राफिकल फीचर के बारे में पता होना चाहिए। जब भी कोई दो वाटर बॉडी हुआ करती हैं, वाटर बॉडी को जो कनेक्ट किया जाता है जिस चैनल के थ्रू, जिसको कि हम किसके नाम से जानते हैं, स्ट्रेट के नाम से। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है जिनके द्वारा यहाँ पे जो रेड सी का एरिया है, जो रेड सी है, उसको गल्फ ऑफ आदेन के साथ में जो कनेक्ट है वो किया जाता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो स्ट्रेट है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस एरिया के अंदर में अफ्रीकन जो हॉर्न का एरिया है वो सिचुएटेड है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट है उसको हम जानते हैं बेबल मंदाब के नाम से। इसके नाम से स्टूडेंट्स बेबल मंदेब इसका नेम है। अब आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो पर्सियन गल्फ है, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला है, पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ में जो कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्टूडेंट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जो कनेक्ट करता है पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ में। ये तो स्टूडेंट्स हमने लोकेशन के पर्सपेक्टिव से रीड किया। अगर हम बात करें होतीज के बारे में तो आप देखिए कि होती नाम का जो रेबल ग्रुप है, जब पॉलिटिकल वैक्यूम का सिचुएशन क्रिएट होता है या अरब स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है वो आपको यमन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देखिए कि 2010 के समय में एक मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है हमारे जो मिडिल ईस्ट या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे, जिसमें लॉन्ग समय के लिए जो सर्व करने वाले जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो डिक्टेटर्स हैं, उनको लोगों के द्वारा मूवमेंट करते हुए पावर से जो रिमूव है वो किया गया था। 2010 के समय में ये जो मूवमेंट है वो टूनीशिया से स्टार्ट होता है। टूनीशिया के बाद में इसका जो एक्सटेंशन है वो आपको लीबिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा जब गद्दाफी को रिमूव किया जाता है। लीबिया के बाद में आप देखिए कि अदर कंट्रीज हैं, सीरिया के वहाँ पे भी इसका एक्सटेंशन था, बट उनके पॉलिटिकल लीडर को रिसेंटली रिमूव किया गया है एक पीपल्स के मूवमेंट के थ्रू, HTS नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये मूवमेंट है उसका एक्सटेंशन आपको यमन के वहाँ पे भी हुआ, जिसमें यमन के वहाँ पे होतीज के द्वारा पावर है उसको कैप्चर कर लिया गया। 2011-12 के बाद से ही वहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ था। तो ये बेसिकली अरब स्प्रिंग के बारे में है। काफ़ी बार इस तरीके से जो सवाल हैं इंटरव्यू के समय पूछ लिए जाते हैं, अरब स्प्रिंग है वो क्या है, कहाँ से उसका ओरिजिनेशन हुआ, पॉलिटिकल वैक्यूम का जब यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ उस दौरान में। तो आप देखिए आइसिस नाम का जो कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा काफ़ी सारे एरियाज के अंदर में जो पावर है उसको कैप्चर कर लिया गया था, स्पेशली इराक एंड सीरिया के वहाँ पे। अगर हम बात करें अब होतीज के बारे में तो इनको जो बैक है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो स्टूडेंट्स ईरान के द्वारा एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को क्रिएट किया गया है, ईरान के द्वारा इनको बैक है वो किया जाता है।
और जब से हमास के द्वारा अटैक किया गया था इजराइल के वहाँ पे, और उसके काउंटर अटैक के अंदर में इजराइल के द्वारा हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है गाजा स्ट्रिप, वहाँ पे अटैक किया। तो आप देखिए कि होतीज के द्वारा भी रेड सी के एरिया के अंदर से पास होने वाला जो इम्पोर्टेंट शिपमेंट्स हैं, जो वर्ल्ड का जो ट्रेड यहाँ से पास होता है, उसको जो अटैक है वो किया गया। क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक इम्पोर्टेंट वाटर एरिया है जहाँ से मैक्सिमम जो ट्रेड है वो पास होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में इजिप्ट का जो डोमिनेटेड एरिया है, जिसको कि हम सुएज कैनाल के नाम से जानते हैं, ये जो साइनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का मेडिटेरियन सी के साथ में कनेक्ट करने वाला, तो यहाँ पे जो सुएज कैनाल है वो सिचुएटेड है, जिसके थ्रू इजिप्ट का जो मेन रेवेन्यू का जो सोर्स है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से पास होने वाले इसको अटैक है वो किया गया था होतीज के द्वारा। अब यहाँ पे एक और लोकेशन को हम प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एक वाटर बॉडी है जो कि कनेक्ट करता है इजराइल को और जॉर्डन को कनेक्ट करता है रेड सी के साथ में, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो बेसिकली आप देखिए कि वो है गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू इजराइल का भी एक पार्ट है, जॉर्डन का भी एक पार्ट है जो कनेक्ट है वो होता है रेड सी के साथ में। यहाँ पे जो कंट्री सिचुएटेड है उसका क्या नाम है स्टूडेंट? सोमालिया है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो सोमालिया है। यहाँ पे आप देखिए कि जिबूती का सेंटर सिचुएटेड है, सोमालिया है, जिबूती है, इटीरिया है। इटीरिया के बाद में आपको यहाँ पे डेट सूडान का एक्सटेंशन है, और नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में इजिप्ट है वो सिचुएटेड है। तो इस तरीके से कंट्रीज का लोकेशन को जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। हो सकता है यूपीएससी के अंदर आपसे जो सवाल है वो पूछ लिया जाए। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि होतीज के द्वारा अटैक किया जाता है रेड सी के अंदर में। आप देखिए कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान के द्वारा क्रिएट किया गया है, यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिनको कि हमने काफ़ी बार रीड किया है। 3H के नाम से उनको हम याद रख सकते हैं। 3H के नाम से किस तरीके से? सपोज करना स्टूडेंट्स ये इजराइल है वो सिचुएटेड है, सपोज करना ये इजराइल है, यहाँ पे साइनाई पेनिनसुला है। यहाँ पे आप देखिए कि जॉर्डन नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है, जॉर्डन नाम का कंट्री सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे कौन सा कंट्री है? लेबनान है। और लेबनान के अंदर में आप देखना कि एक रेबल ग्रुप है, स्पेशली सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान के अंदर में, ये मेडिटेरियन सी का पार्ट है, उसको बोलते हैं हम हजीबुल्लाह के नाम से। हजीबुल्लाह जिसको किसके द्वारा बैक किया जाता है? ईरान के द्वारा। फिर आप देखिए कि इजराइल का ही जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे कौन सा रेबल ग्रुप है? हमास है, जो कि गाजा स्ट्रिप के अंदर डोमिनेटेड है। तो एक यहाँ पे हमास हुआ, यहाँ पे हजीबुल्लाह हुआ। और स्टूडेंट्स ये जो रेड सी का जो एरिया है, रेड सी के अंदर में आप देखिए कि ये यहाँ पे यमन के वहाँ पे जो सिचुएटेड है होती रेबल ग्रुप है। तो इस तरीके से 3 ऑर्गेनाइजेशन है जिनका जो नेम है वो एच के साथ में स्टार्ट होता है। यहाँ पे सीरिया जो सिचुएटेड है, सीरिया का एरिया है। तो बेसिकली जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस था उसको हमने यहाँ पे रीड किया। अब यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स इंडिया के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे जब अटैक्स किए गए थे होतीज के द्वारा रेड सी के अंदर में, तो क्या इंडिया के द्वारा अपना जो शिपमेंट्स हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया? तो हमारी जो नेवल फोर्सेज है उनके द्वारा ऑपरेशन संकल्प है उसको लॉन्च किया गया। ऑपरेशन संकल्प के थ्रू नेवल फोर्सेज के द्वारा अपना जो यहाँ पे शिपमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है रेड सी के अंदर में किसी भी अटैक के रिगार्डिंग में। यहाँ पे डेट इंडियन ओशन रीजन का जो कंप्लीट एरिया है, पर्शियन गल्फ का जो एरिया है उसके अंदर में ऑपरेशन संकल्प है वो लॉन्च किया गया। हमारे यमन के वहाँ पे जो वर्क करने वाले जो इंडियन पर्सन्स हैं उनको रेस्क्यू भी किया गया था हमारी अथॉरिटीज़ के द्वारा ऑपरेशन राहत के थ्रू। ऑपरेशन राहत लॉन्च किया गया था जब यहाँ पे होती जो रेबल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा पावर को कैप्चर किया गया, अनसर्टेनिटी का सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो 2015 के समय में गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन राहत के थ्रू इंडियन पर्सन्स को वहाँ से वापस इंडिया के लिए लाया गया था। तो हो सकता है आपसे जो सवाल हैं वो पूछ लिए जाएं, जैसे कि रिसेंटली जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर में ऑपरेशन जो सद्भाव है उसके रिगार्डिंग में सवाल पूछे गए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऑपरेशन संकल्प के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखना एक मिशन संकल्प भी है जो कि हमारे कंट्री के अंदर में स्किल एजुकेशन के रिगार्डिंग में है मिशन संकल्प, जिसमें स्किल है उसको प्रमोट है वो करना है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसको हमने रीड कर लिया है। अब आपको एग्जाम के पर्पज से जो रीड करना है वो ये रीड करना है। एक तो यमन का यहाँ पे आप पोर्ट एरिया को देख लेना, कौन सा पोर्ट है आप देखिए वो काफ़ी बार न्यूज के अंदर हुआ करता है। और इनका एक आइलैंड है जो आइलैंड है जो कि बेसिकली गल्फ ऑफ आदेन के अंदर सिचुएटेड है। यहाँ पे एक आइलैंड है जो भी न्यूज के अंदर हुआ करता है।
क्योंकि ऑलरेडी इन लोकेशंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक बार जाके आप रीड करोगे तो आपको लंबे समय के लिए याद रहेंगे, आप इनको रिकॉल है वो कर पाओगे किसी भी एग्जाम का जो सिचुएशन है उसके अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडियन पीएम सर का द्वारा एक इंटरव्यू के अंदर बताया गया कि पाकिस्तान के साथ में उन्होंने हमेशा से ही पीस को इस्टेब्लिश करने की जो कोशिश है वो किया है, बट पाकिस्तान रिवर्स के अंदर में जो होस्टिलिटी है, टेररिस्ट को इंडिया के अंदर में सेंड करना हो या बिट्रायल का जो सिचुएशन है उसको उनके द्वारा क्रिएट है वो किया गया। तो बेसिकली इनके इनके द्वारा अपना जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में मेंशन है वो किया गया है। क्योंकि आप देखिए कि हमारे पीएम सर हैं जब पावर के अंदर में आते हैं, जब इनके द्वारा पीएम के रूप से अपॉइंट होते हैं, तो 2014 के समय में इनके द्वारा जब ओथ प्रोसेस के अंदर भी पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको इनवाइट किया गया था। बट उसी के रिवर्स के अंदर में आपको समय समय पे अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। लाइन जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहाँ से टेररिस्ट का जो सप्लाई है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इंडियन पीएम है उनके द्वारा तो विजिट भी किया गया था पाकिस्तान के, वहाँ पे एक अनऑफिशियल काइंड ऑफ विजिट था, सडनली जो प्लान किया गया इनके द्वारा विजिट किया गया उस दौरान में जब वो अफगानिस्तान के लिए जाते हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनोग्रेशन के दौरान में। तो स्टूडेंट्स उसी के कुछ दिनों के बाद में इंडिया का कुछ डिफेंस फोर्सेज के जो कैंप्स हुआ करते हैं बॉर्डर एरिया के अंदर में उनके ऊपर अटैक हुआ था। फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ पे डिफेंस फोर्सेज के और भी ज़्यादा जो कैंप्स हैं, उरी का जो एरिया है वहाँ पे आपको जो अटैक है वो देखने के लिए मिलता है। और इंडिया हमेशा से जो पीस का एक पीस को इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में इंडिया के जो एफर्ट्स हैं वो रहे हैं। जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी टेररिज्म को हर एक फॉर्म के अंदर में इंडिया के द्वारा 90s के समय से ही कंडेम किया जाता है। जब वेस्टर्न पावर कंट्रीज टेररिज्म को सेग्रीगेट किया करते थे कि ये तो गुड फॉर्म ऑफ टेररिज्म है, बैड फॉर्म ऑफ टेररिज्म है, तो इंडिया के द्वारा हमेशा से टेररिज्म को कंडेम है वो किया गया है। टेररिज्म मीन्स टेररिज्म हुआ करता है जो किसी भी तरीके से ह्यूमन लाइफ है उसको इम्पैक्ट करे, वायलेंस को वो क्रिएट करे, सोसाइटी के अंदर में कयोस का जो सिचुएशन है उसको वो क्रिएट करे। 1996 के समय में यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर में हमने हमारा जो एक प्रपोजल है वो भी रखा था टेररिज्म को इंक्लूड करने के रिगार्डिंग में। फिर स्टूडेंट्स वेस्टर्न पावर कंट्रीज के द्वारा तो 9/11 का जब अटैक होता है यूएस के वहाँ पे, तो उसके बाद में आप देखिए कि टेररिज्म के रिगार्डिंग में उनके जो सीरियस इफर्ट्स हैं वो आपको 99 के समय देखने के लिए मिलते हैं, सॉरी 2001-2 के बाद में उनके जो इफर्ट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था, यहाँ पे हमने रीड किया है। अब आप देखिए कि आर्टिकल 51 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है जो डीपीएसपी के अंदर में है, वहाँ पे स्टेट का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया है कि स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल पीस के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में स्टेट को अपना जो वर्क है उसको कैरी आउट करना है, जो हमारी कंट्री के द्वारा कैरी आउट है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वल्चर्स के बारे में है। अब देखिए कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके नेचुरल स्क्वेंजर्स के रूप से वर्क किया करते हैं। कोई भी डेड बॉडीज है उनको रिमूव करना हो, उसको आप देखिए कि डिकम्पोज करना हो, उसके अंदर में इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है वो हुआ करता है वल्चर्स का। इंडियन लॉन्ग बिल्ड जो वल्चर है जिनका कि आप देखिए कि जो बीक है, जो चोंच है वो लंबा हुआ करता है, तो उनको यहाँ पे जो शो किया गया है फोटो के अंदर में। बेंगलुरु के वहाँ पे रामदेवरा बेटा नाम से जो हमारा ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वल्चर्स के रिगार्डिंग में। तो कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है स्टूडेंट्स? रामा देवरा बेटा, ये ओनली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वल्चर्स के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि वल्चर्स के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें, नेचुरल स्क्वेंजर्स हैं इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से डिजीज़ को स्प्रेड करने के अंदर भी ये रोकते हैं। बट स्टूडेंट्स ओवर द ईयर्स इनका जो पॉपुलेशन वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। पॉपुलेशन के डिक्लाइन के बिहाइंड में एक आप देखिए कि वेटनरी का जो सेक्टर्स हैं, एनिमल्स के हेल्थ के रिगार्डिंग में एक जो मेडिसिन है उसको यूज़ किया करते थे, जिसको कि हम जानते हैं डेक्लाफिनोक के नाम से। डेक्लाफिनोक जो है, प्रोनाउंसिएशन इसका डिफरेंट हो सकता है, इसको एक बार देख लेना आप इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो आप देखिए कि डिक्लाफिनोक है जो जिसको यूज किया गया, उनकी वजह से इनका जो किडनी फेलियर है, इनका जो डेथ का जो न्यूज़ है वो आने लगा। 2006 के समय गवर्नमेंट के द्वारा उस वेटनरी जो वैक्सीन है उसको बेसिकली आप देखिए कि बैन है वो किया गया। किस तरीके से इनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि जो एनिमल्स के द्वारा उसको कंज्यूम किया गया, जब उनका डेथ हुआ तो उसको ये जब ये कंज्यूम किया करते थे, उसको जब ये आप देखिए कि उसका
नेचुरल जो क्लीनिंग है उसको कैरी आउट करते थे, तो उस दौरान में ये बेसिकली जो इम्पैक्ट है वो होने लगा। इनका जो प्रेजेंस है वो आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। वल्चर एक्शन प्लान है जो गवर्नमेंट के द्वारा 2020 एंड 25 के लिए लाया गया था, 5 ईयर एक्शन प्लान है। वल्चर कंजर्वेशन एक ब्रीडिंग सेंटर है जिसको कि हरियाणा का जो पिंजौर नाम की जो जगह है, पिंजौर जो कि आप देखिए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हरियाणा के अंदर में है, वहाँ पे वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है, उसको भी सेटअप किया गया पिंजौर हरियाणा के अंदर में। ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? कर्नाटका के बेंगलोर के वहाँ पे ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वल्चर्स का। प्रोटेक्ट किया जाता है, इनका IUCN स्टेटस भी डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जो हैं जिनको कि इनको कैटेगराइज किया गया है। इंडिया के अंदर में जो टोटल इनका स्पीसीज हैं 23, उसके अंदर में 22 या 23 हैं, जिसमें से 9 स्पीसीज हैं जो इंडिया के अंदर इनका प्रेजेंस है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंग्वेज का जो डिफरेंसेज है उसके पर्सपेक्टिव से है, हमारे यहाँ पे आप देखिए कि अभी रिसेंटली तमिलनाडु के द्वारा जो लैंग्वेज डिफरेंसेस के बारे में बजट के अंदर भी जो लोगो है उसको चेंज किया गया था, उनके द्वारा उनका बजट जो प्रेजेंट किया गया, तो तमिल लैंग्वेज के अंदर में जो रुपी है उसको शो किया गया है। और एक न्यूज़ है जिसके अंदर में लैंग्वेज के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिसके अंदर लिंग्विस्टिक जो सेक्युलरिज्म है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन है वो किया गया है। एग्जाम के पर्पज से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार हम रीड करते हैं। रिसेंटली आप देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के रिगार्डिंग में एक डिबेट का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ, जिसको कि तमिलनाडु के द्वारा अपोज किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन का कुछ फंडिंग है उसको रोका गया है, फंडिंग को नहीं रिलीज किया गया। अब यहाँ पे बजट के अंदर में इस तरीके से उनके द्वारा लोगो को चेंज कर दिया गया, रुपी का जो लोगो है उसको चेंज किया गया था उनके द्वारा तमिल लेटर के अंदर में। तो आप देखिए कि 2014 के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट था उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, जिसके अंदर में उनके द्वारा जो लैंग्वेज है उसका जो जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, लॉ एंड लैंग्वेज का जिस तरीके से ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए बताया गया कि किसी भी तरीके से जो हमें किसी भी लैंग्वेज को डिस्क्रिमिनेट है वो नहीं करना है, लिंग्विस्टिक जो सेकुलरिज्म है उसको यहाँ पे फॉलो है वो करना है। इंडिपेंडेंस के समय से अगर हम रीड करें तो मुंशी एंगर फॉर्मूला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में लैंग्वेज के रिगार्डिंग में जब डिबेट क्रिएट हुआ था तो मुंशी एंगर फॉर्मूला है वो एग्जिस्टेंस में आता है। आर्टिकल 343 है जिसके अंदर में ऑफिशियल लैंग्वेज है उनका रिकॉग्निशन है, कोई भी नेशनल लैंग्वेज है वो नहीं बताया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज का जो मेंशन है, ऑफिशियल लैंग्वेज का मेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। आर्टिकल 351 के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इन्फॉर्मेशन बताता है कि हिंदी को वो प्रमोट कर सकते हैं, हिंदी के प्रमोशन के रिगार्डिंग में जो इनिशिएटिव्स हैं उनको कैरी कर सकते हैं। और आर्टिकल 29 जो है 29 क्लोज 1 है वो बताता है कि हमें जो माइनॉरिटीज़ का जो लिंग्विस्टिक जो उनका लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट और कल्चर है, जो लिंग्विस्टिक उनकी कुछ राइट्स हैं, सॉरी कल्चरल जो राइट्स हैं बेसिकली जो लिंग्विस्टिक स्क्रिप्ट और कल्चर के रिगार्डिंग में है, तो उसको भी बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोटेक्ट एंड कंजर्व है वो करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बारे में है, न्यूजीलैंड का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोकेशन पता होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये ऑस्ट्रेलिया है, सपोज कीजिए ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे अभी हमने काफ़ी सारे कोरल सी के यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं, न्यू सोलोमन आइलैंड है, आप देखिए कि वेनुआतू है, उनके बारे में अभी रीड किया था कुछ दिन पहले। तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे 2 आइलैंड्स हैं, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि आप देखिए कि न्यूजीलैंड का पार्ट है। मेजरली 2 आइलैंड्स हैं, नॉर्दर्न न्यूजीलैंड का आइलैंड है, सदर्न न्यूजीलैंड का आइलैंड है। यहाँ पे कौन सा सी है स्टूडेंट्स? तस्मान सी है। तस्मान सी को यहाँ पे पैसिफिक ओशियन के साथ में जो कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कुक स्ट्रेट है, कुक स्ट्रेट है। न्यूजीलैंड और इंडिया के अच्छे अच्छे रिलेशंस है, बट 2010 के समय से हमारे वहाँ पे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो डिस्कशन है वो किया गया था, जो कि 2015 तक डिस्कशन रहा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इस्टेब्लिश किया जाए। फिर आप देखिए कि 2015 से वो रुका हुआ था, जिसको अभी रिज्यूम करने के बारे में डिस्कशन किया गया है। न्यूजीलैंड के वहाँ पे डेयरी सेक्टर का मेनली प्रेजेंस है, और डेयरी सेक्टर अपना जो डोमेस्टिक डेयरी सेक्टर है उसको प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में इंडिया के द्वारा RCEP का जो एग्रीमेंट है उसको भी नहीं साइन किया गया था, उससे भी ऑप्ट आउट है वो कर लिया गया था, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो डेयरी सेक्टर है उनका जो क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका डोमिनेशन है वो इंक्रीज ना हो, हमारे डोमेस्टिक डेयरी सेक्टर को कोई इम्पैक्ट है वो ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एयर पोल्यूशन के बारे में है,
एयर पोल्यूशन आप देखिए कि हमारा जो सोलार जनरेशन का जो कैपेसिटी है उसको रिड्यूस करता है। ओवर द ईयर्स यहाँ पे एयर क्वालिटी है उसके अंदर डिक्लाइन हुआ है। एयर के अंदर में जो प्रेजेंस होने वाले जो आप देखिए कि जो सब्सटेंस हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्लाउड्स हैं, एरोसोल्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, उनका इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पे एयर क्वालिटी यहाँ पे डिक्लाइन हो सकता है। और डिक्लाइन होने की वजह से आपको जो सोलार प्रोडक्शन है, जो सोलार एनर्जी है, उसका जो जनरेशन है वो भी रिड्यूस हो सकता है। तो स्टडी के अंदर ये बताया गया है कि ओवर द ईयर्स जो 300 डेज हमारे यहाँ पे कम्प्लीटली जो सोलार डेज हुआ करते हैं, जिसमें सन का कम्प्लीटली अपीयरेंस हुआ करता है, वो रिड्यूस हो सकते हैं। एयर क्वालिटी का इम्पैक्ट होने की वजह से वो यहाँ पे कम यहाँ पे सोलार जनरेशन है उसका कैपेसिटी को ये रिड्यूस किया जा सकता है। पेरू का एक लोकेशन को शो किया गया है। फ्लड काइंड ऑफ सिचुएशन एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए कि उन मटेरियल्स के बारे में बताया गया। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका की जो रिफ्रैक्टिविटी इंडेक्स है वो डिफरेंट हुआ करता है डिफरेंट डिफरेंट एंगल के अंदर में। सपोज कीजिए ये कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर में लाइट को अगर पास किया गया, उसके अंदर में किस तरीके से डेविएशन हुआ करता है उसको हम रिफ्रैक्टिविटी के नाम से जानते हैं। रिफ्रैक्टिविटी एक इंडेक्स भी हुआ करता है जिसके अंदर में बेसिकली रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट का जो रेशियो है उसको यहाँ पे रेशियो किया जाता है वैक्यूम ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मटेरियल के साथ में। तो रिफ्रैक्टिविटी इंडेक्स है वो कुछ मटेरियल्स हैं जिनको कि एलईडी के अंदर, एलईडी जो स्क्रीन है उनके अंदर यूज किया जाता है। उनका डिफरेंट एंगल के ऊपर में डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि आज हेल्थ एंड गवर्नेंस के बारे में कुछ आर्टिकल्स, मैक्सिमम आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हुए हैं। हेल्थ एंड गवर्नेंस के रिगार्डिंग में आपसे जो सवाल हैं वो कहाँ पे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि स्टूडेंट्स यूपीएससी मेंस का जो जीएस पेपर 1 है उसके अंदर में आप देखिए कि सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से आपसे सवाल हो सकता है कि हमारे यहाँ पे जो हेल्थ के जो चैलेंजेस हैं वो सोशल किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, ऐसा आपसे सवाल हो सकता है। जीएस पेपर 2 के अंदर में आपसे सवाल हो सकता है गवर्नेंस के रिगार्डिंग में कि हेल्थ का गवर्नेंस के अंदर में किस तरीके का प्रॉब्लम्स है। जीएस पेपर 3 के अंदर में इकोनॉमी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप देखिए कि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हर एक पेपर के अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन के अंदर में इंडिया के क्या मेजरली चैलेंज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया है कि WHO के मेंबरशिप से यूएस के द्वारा विड्रॉल किया गया, जो कि आने वाले समय के अंदर में हेल्थ सेक्टर का जो फंडिंग है उसको इम्पैक्ट कर सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 47 है वो बताता है कि हमें अपना जो न्यूट्रिशनल रेट है, हेल्थ केयर है, उसको इम्प्रूव करना है। स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग है, जॉब से उसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स को रेज किया गया कि हेल्थ एजुकेशन तो प्रोवाइड हुआ है, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, बट चैलेंज उनके क्या हैं। चैलेंज हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेनिंग है उसको इवोल्व करने का ज़रूरत है। जो जॉब्स हैं उनको भी यहाँ पे इंक्रीज करने का ज़रूरत है, क्योंकि जॉब स्केर्सिटी है वो हेल्थ सेक्टर के अंदर में मेजरली आपको देखने के लिए मिलेगा। 2005 के समय गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसको लॉन्च किया गया था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को हमारे यहाँ पे जो ग्रेजुएट्स को जो हर्डल्स फेस करनी होती हैं, लिमिटेड जॉब का स्केर्सिटी होना, नेशनल मेडिकल कमीशन को सेटअप किया गया। एक स्टूडेंट्स यहाँ पे इंश्योरेंस के रिगार्डिंग में भी आर्टिकल था जिसके अंदर आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में हेल्थ सेक्टर के अंदर में जो इंश्योरेंस का जो फैसिलिटी है वो लाया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू। तो उसके अंदर में एक एग्जाम्पल बताया गया है कोस्टा रिका नाम का जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, कि वहाँ पे जिस तरीके से कोस्टा रिका के अंदर में इंश्योरेंस का जो मैंडेटरी प्रोसेस है हेल्थ केयर के अंदर में, वो हमें भी इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत है कि मैंडेटरी वे के अंदर में हेल्थ केयर है उसको प्रोवाइड किया जाए। न्यूट्रिशनल लेवल के रिगार्डिंग में यहाँ पे है कि हेल्थ सेक्टर के अंदर न्यूट्रिशनल लेवल को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा। आर्टिकल 47 अभी हमने रीड किया, जिसमें न्यूट्रिशनल के बारे में भी मेंशन है कि हेल्थ को इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिशंस को इम्प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन का जो डेफिसिट है वो 2 टाइम्स हुआ करता है। कौन से टाइम में? एक तो आप देखिए कि यहाँ पे जो फूड का अवेलेबिलिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल फूड का अनअवेलेबिलिटी है, खाने के लिए जो फूड है वो नहीं है, तो वहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। एक आप देखिए कि फूड का तो अवेलेबिलिटी है, बट जो क्वालिटी ऑफ फूड का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। जो डाइटरी पैटर्न है वो डिफरेंट है, टू मच कार्बो एंड फैट्स का वहाँ पे कंजप्शन है। तो हमारे यहाँ पे मेजरली फूड का जो अवेलेबिलिटी है उसका जो कंसर्न्स जो 1960s 70s के समय हुआ करता था वो तो हमने रिड्यूस कर लिया है। फूड का तो अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है, गवर्नमेंट के द्वारा भी
फूड ग्रेन्स उनको प्रोवाइड किया जाता है। बट क्वालिटी ऑफ फूड, जो क्वालिटी ऑफ डाइट है, उसके रिगार्डिंग में जो इश्यूज हुआ करते हैं, उसी की वजह से आप देखिए कि ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, स्टंटिंग वेस्टिंग का जो प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इनको प्रॉपर वे के अंदर में फूड इनसिक्योरिटीज है उसको टैकल करने का ज़रूरत है। प्रॉपर जो हमारा न्यूट्रिशन मिशन है उसका यहाँ पे कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। बजटरी जो सपोर्ट है क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में भी इम्प्रूवमेंट है उसको कैरी किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलोन मस्क का जो स्टार लिंक प्रोग्राम है उसके बारे में है कि हमारे जो कुछ टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा एग्रीमेंट साइन हुआ है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट रूरल एरिया के रिगार्डिंग में रहेगा कि रूरल एरिया को ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है उसके थ्रू क्वालिटी जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड होगा, क्वालिटी कनेक्टिविटी है वो बूस्ट होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट सीरिया के बारे में है। सीरिया आप देखिए कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर में सिचुएटेड है। इनका गोलन हाइट्स को इजराइल के द्वारा भी एनेक्स किया गया है। सीरिया के वहाँ पे HTS नाम का जो रेबल ग्रुप है उनके द्वारा पावर को कैप्चर किया गया। जो वहाँ पे बशर अल असाद नाम के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको रिमूव किया गया। तो क्या सीरिया के अंदर में जो रिसेंटली वायलेंस का न्यूज आया है, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिन पर्सन्स को एलिमिनेट किया गया, तो क्या सीरिया पीस की तरफ है या कयोस का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होगा आने वाले समय के अंदर में। जब पावर को कैप्चर किया गया था तो जियोपॉलिटिक्स के जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा कंसर्न्स को रेज किया गया था कि वहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, काफ़ी सारे ट्राइबल ग्रुप्स का प्रेजेंस है, तो उनको एक जगह बैठाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। पर हो सकता है कि कैसे उनके द्वारा आने वाले समय में डील किया जाए। तो जब भी सीरिया के बारे में रीड करें आपको उसका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि कुर्दिश नाम का जो पॉपुलेशन है वो रहा करती है। एक पार्ट है जो मेडिटेरियन के साथ में भी एरिया शेयर करता है जहाँ पे रसिया का जो बेस है वो सिचुएटेड था। तो सीरिया के लोकेशन को एक बार ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना आप अच्छे से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स US के वहाँ पे कुछ गैंग मेंबर्स हैं जिनको कि अरेस्ट है वो किया गया था, जिनको कि कोर्ट के ऑब्जेक्शन के बाद में भी अल सल्वाडोर के वहाँ पे जो रिपोर्ट है वो किया गया है। बांग्लादेश के वहाँ पे किसी स्टूडेंट के द्वारा 2019 के समय लिंचिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट थे, तो उनको कुछ पनिशमेंट है वो दिया गया है, डेथ सेंटेंस है वो दिया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि ब्राज़ील के जो फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर हैं जेर बोल्सोनारो, उनको आप देखिए कि डेमोक्रेसी के डिनायल का जो कोशिश उनके द्वारा किया गया, तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। और नेपाल के अंदर में जो किंग हैं उनके द्वारा अप्रोच किया गया, एक रैली को निकाला गया जिसको कि वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जब जो नेपाल है वो वापस से जो मोनार्की है उसके लिए नहीं जा सकता है, वापस से जो डेमोक्रेसी है उसका रिवर्स है वो नहीं हो सकता है। नॉर्दर्न मैकेडोनिया के बारे में है। नॉर्दर्न मैकेडोनिया जो कि आप देखिए कि ग्रीस का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो बेसिकली एक मैकेडोनिया रीजन है जो काफ़ी सारी कंट्रीज के अंदर में है, बट नॉर्दर्न मैकेडोनिया नाम का जो कंट्री है वो एस्टेब्लिशमेंट में आता है, जिसमें आप देखिए कि सपोज कीजिए यहाँ पे मैकेडोनिया है, नॉर्दर्न मैकेडोनिया है वो सिचुएटेड है। सपोज कीजिए यहाँ पे नॉर्दर्न मैकेडोनिया है वो सिचुएटेड है। यहाँ पे बुल्गारिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बुल्गारिया है। यहाँ पे आप देखिए कि कसोव है, सर्बिया है, कसोव एंड सर्बिया है। कसोव आप देखिए कि सर्बिया से ही सेपरेट होके बना है। इसके अलावा अल्बेनिया है, ग्रीस है, अल्बेनिया है सदर्न पार्ट के अंदर में ग्रीस है, यहाँ पे अल्बेनिया नाम का कंट्री है। तो एक लैंडलॉक कंट्री है नॉर्दर्न मैकेडोनिया जो है, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप के अंदर सिचुएटेड है। वहाँ पे फायर की वजह से एक ये न्यूज़ है वो सामने आया है। नेक्स्ट आप देखिए कि इसी वीक के अंदर में ट्रंप एंड जो यहाँ पे जो पुतिन है जो रसिया के पॉलिटिकल लीडर हैं उनका डिस्कशन रहेगा सीज फायर के रिगार्डिंग में। तो ये कम्प्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूज़ के अंदर में है लास्ट 3 ईयर्स से। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।